आप सभी को नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से अभिवादन। आज रामनवमी है। हार्दिक शुभकामनाएं। रचनाकार द्वारा रचना पाठ स्तंभ के अंतर्गत आज हम लोग कवि गद्यकार यतीन्द्र मिश्र को सुनेंगे, सीधे अयोध्या से। यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप एवं विभास, उनके कविता संग्रह प्रकाशित हैं। अपने गद्य लेखन के लिए भी वे ख्यात हैं। गायन, वादन, नृत्य आदि से जुड़ी शख्सियतों पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया। अगर हम उनकी कविताओं की बात करें तो यतीन्द्र लोक के उल्लास और बारहमासे में दुबके पड़े दुख को उजागर करते कवि हैं। दुख के कुएं में और बारहमासा जैसी कविताएं बरबस याद आती हैं। इसी बारहमासा कविता के लिए उन्हें वर्ष 2005 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता सुरगाथा उनकी बेहद चर्चित, बेहद लोकप्रिय और सुव्यवस्थित कृति है, जिसके लिए कई बड़े पुरस्कार उनके खाते में हैं। अख्तरी, सोज और साज का अफसाना जैसी महत्वपूर्ण कृतियों को उन्होंने पूरी मेहनत और समन्वय के साथ अंजाम दिया। आज खास तौर पर हम लोग उनसे कविताएं सुनेंगे। ऐसे में बारहमासा की ये कुछ अंतिम पंक्तियां मैं यहां पढ़ते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं। वे लिखते हैं, जब गांव के सिवान पर फूटता होगा कोरस के समवेत स्वर में बारहमासा, पीड़ा पिघलती होगी लय और लोक भाषा में, तब हिसाब लगाना मुश्किल होगा कहां से भर उठा ऋतुओं के कटोरे में इतना दुख। किस तरह स्त्रियों के सजल कंठ बरसों से समूह में इस दुख का इतना सोग मनाते चले आए हैं। स्त्रियों की ही अगर हम बात करें तो अक महादेवी से लेकर अख्तरी के जो विभिन्न कलात्मक, साहित्यिक, सांगीतिक अवदान है, यतीन्द्र ने उन सब पर भी काफी काम किया है। चाहे गिरजा देवी हों, किशोरी आमोणकर हों, लता मंगेशकर हों, बेगम अख्तर हों, इन सबके जीवन से, इन सबके कर्म से प्रभावित होकर कभी गद्य में तो कभी पद्य में लगातार यतीन्द्र मिश्र का लेखन चलता रहा है। वे संगीत और कला से जुड़े हुए हैं तो उसकी भी वानगी, उसकी भी शब्दावली हमें उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। मुझे याद है कि संभवतः वर्ष 2014 में जब उनकी पुस्तक विभास आई थी, तब मैंने जनसत्ता में इस कृति पर लिखा था। उन दिनों मैं जयपुर में था और विभास में जिस तरह से कबीर पर केंद्रित कई सारी कविताएं हैं, उसको लेकर भी वहां बात की गई थी। अपनी उस समीक्षा में मैंने वे कुछ पॉइंट्स वहां पर रखे थे। कबीर से किस तरह वे प्रभावित होते हैं, इसे भी हम समझ सकते हैं जब वे अयोध्या, मगहर और बनारस की बात करते हैं। वहां भी उस लोक की बात करते हैं और उस आदि कवि, उस भक्तकालीन कवि का जो एक अपना विद्रोही स्वर है, उसको लेकर भी वर्तमान के साथ जोड़ते हुए वे चलते हैं। यह बेहद खास है कि वे कबीर को ऐसे ही सिर्फ फैशन के अंतर्गत उसकी बात नहीं करते हैं,
वे उन तमाम हमारे समाज के अंतर विरोधों को भी उठाते हैं जिसे कभी कबीर उठा रहे थे। और यहाँ पर कबीर एक उनके लिए किसी प्रस्थान बिंदु की तरह आते हैं। हम इस विषय पर आगे भी बात करेंगे, पहले हम उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। यतीन्द्र जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार अर्पण जी और जन सुलभ पुस्तकालय से जुड़े हुए सारे दर्शकों को, श्रोताओं, पाठकों को नमस्कार। अभी हाल ही में आपका जन्मदिन आया है। तमाम लेखक और भावक समुदाय की ओर से आपको इस अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब आज की यह जो कड़ी है इसको विधिवत आरंभ करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर आप अपनी कुछ एक कविताओं का पाठ करें, अच्छा लगेगा। जी स्वागत। बहुत धन्यवाद अर्पण जी, मुझे आपने इस लायक समझा। और जब आपने कहा कविता पाठ के लिए आना है तो मुझे एकाएक लगा कि इधर पिछले कई वर्षों से संगीत, कलाओं और सिनेमा पे लिखते लिखते मैं भूल गया था कि मैं कविताएं लिखता रहता हूँ, कविताओं की किताबें छपी हैं। तो मुझे बड़ा सुखद जी लगा। मैंने कहा चलो, अब हर जगह मुझे सिर्फ संगीत और सिनेमा पे बोलने के लिए बुलाया जाता है, तो कविता पाठ जब आपने कहा तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है। मूल रूप से कविता का स्वर ही रहा है मेरा, संगीत में भी वही ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक कविता सुनाता हूँ। विभास की बात की आपने, मेरा जो सबसे नया संग्रह है, हालांकि उस संग्रह को आए अगले वर्ष 1 दशक हो जाएंगे। अनहद के पार जाता हुआ घर। आपको आवाज ठीक आ रही है आप सबको? जी बिल्कुल, बिल्कुल आ रही। अनहद के पार जाता हुआ घर, एक बेदरो दीवार का घर था। अनहद के पार जाता हुआ घर, ऊपर खुले आसमान की नीली कनात वाली छत के नीचे पसरा अनथक विश्रांति का घर। शून्यगढ़ शहर में चहलकदमी के लिए पगडंडी के रास्ते पहुंचता हुआ घर। अदृश्य का घर, व्यक्त का घर, अनंत के अहाते का घर। एक घर रमैया की दुल्हन का, हाट बाजार से चैन लूटकर बनाया हुआ घर। एक घर रमैया की दुल्हन का, हाट बाजार से चैन लूटकर बनाया हुआ घर। सूरज, चंद्रमा, नक्षत्रों और तारों के झुरमुट का घर। सुकून के ओसारे का घर, अवधूत की चादर पर फैला अपनत्व का घर। लुका छिपी के खेल का घर, जीतने की जद्दोजहद और हारने के उत्साह का घर। दुनियावी तमाशा और सब कुछ फूंक डालने का घर। अंतहीन प्यास और अक्लांत समर्पण का घर। एक घर ऐसा जो बिना दीवार, बिना खिड़की, बिना दरवाजे, बिना छत, बिना अहाते, बिना आंगन, बिना पर्ची, बिना बिछावन, बिना साजो सामान, बिना खाट का घर। प्रेम का घर या शायद खाला का घर। आपने दुख के कुएं में की बात की, मुझे भी वो कविता बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि वो कविता आपको सुनानी चाहिए। बचपन से मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका अपना एक बीतरागी स्वभाव है, और उस वीतराग में ये लगता ही नहीं कभी कि हम किस किस समय में केंद्रित हैं। वो जैसे लगता है कि समय फ्रीज हो गया है। तो वो कुओं पर पनिहारिनों को देखते हुए कभी खुसरो और कबीर भी जुड़ते हैं। कुछ वैसा ही है यहाँ भाव। दुख के कुएं में पानी बहुत है, बहुत और उदास पानी। रिश्तों की कांसे सी भारी गगरी से भरकर भी कम नहीं होता है अंदर का संताप। रिश्तों की कांसे सी भारी गगरी से भरकर भी कम नहीं होता अंदर का संताप। संशय की कई हाथ लंबी रस्सी खींच ही नहीं पाती कुएं का सारा जल। भीतर गहराई में बैठी अथाह पीड़ा, भीतर गहराई में बैठी अथाह पीड़ा जैसे आवाज के पनघट पर दब सी जाती है। और कुएं पर पनिहारिनों के उल्लास में दुख का मल्हार भी शामिल रहता है। एक कविता मुझे जो ठीक लगती है वो आपको सुनाता हूं। हम पर इतने दाग हैं,
हम पर इतने दाग हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं हमारे पास। जाने कितने तरीकों से उतर आए ये हमारे पैरहन पर। राम झरोखे के पास बैठकर जो अनिमेष ही देख रहा हमारी तरफ, क्या उसे भी ठीक ठीक पता होगा कितने दाग हैं हम पर और कहां कहां से लगा कर लाए हैं हम इन्हें? का क्या कोई यह भी जानता होगा दाग से परे भी जीवन वैसा ही संभव है जैसा उन लोगों के यहां संभव था जो अपनी चादर को बड़े जतन से ओढ़ने का हुनर रखते थे। इस संग्रह की एक कविता है छोटी सी, सम्मोहित आलोक। कविता में जहां शब्द रखा है, कविता में जहां शब्द रखा है, चिमटे से उठाकर वहां अंगारा रख दो। अर्थ के सम्मोहित आलोक में जहां मर्म खुलता दिखता हो, दीवट में उसके थोड़ा तेल भर दो। कुछ पल रुक कर गौर से देखो उस तरफ, कुछ पल रुक कर गौर से देखो उस तरफ, जो झिप रहा वह नेह भर बाती का उजाला है। जो झिप रहा वह नेह भर बाती का उजाला है, जो चमक रहा वह सत्य की दिशा में खुलने वाला रास्ता है। एक और कविता है, ये अभी हाल में आज तक, साहित्य आज तक पर संजीव पालीवाल जी ने पढ़ी जन्मदिन के दिन। बड़े सुंदर ढंग से पढ़ी, उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगा लेकिन अपनी कविता पढ़ के सुनाता हूँ। ताना भरनी, इसमें सारे प्रत्यय कबीर के हैं और आज के समय में वो क्या है तो उस तरह से कुछ रूपक बांधा है। प्रेम का ताना विश्वास की भरनी से जीवन की बिछावन तागी थी। प्रेम का ताना विश्वास की भरनी से जीवन की बिछावन तागी थी। न ताना कमजोर था न ही भरनी थी ढीली, फिर भी बिछावन थी जो फटती ही चली गई। कम होता गया दिन ब दिन उसका सूत। जैसे प्रेम का विश्वास का दरक गया हो धागा, फिर भी बिछावन थी जो फटती ही चली गई। कम होता गया दिन ब दिन उसका सूत। जैसे प्रेम का विश्वास का दरक गया हो धागा। अब बिछावन है जो पड़ी है धरती पर, फटे हाल अपना सिर उठाए। अब बिछावन है जो पड़ी है धरती पर, फटे हाल अपना सिर उठाए। जीवन है चल रहा इसी तरह, गंवा चुका विश्वास थोड़ा सा प्रेम बचाए। संगीत की बात आपने की है, एक कविता मैं सुना देता हूं। मैं कविताएं बीच बीच में लिखता रहता हूं, उसको अभी बहुत सालों से प्रकाशित नहीं कराया है, किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। संगीत की बात है तो राग गुर्जरी तोड़ी। गुर्जरी तोड़ी, ये राग हमें बताता है हम अभी भी विश्वास कर सकते हैं रिश्तों के डोर से बंधी इस दुनिया पर। नाउमीदी को बुखार कर फेंक सकते हैं घर के बाहर। सूर्य के काम पर जाने से पहले तारे जिस तरह आसमान बुहार कर साफ करते हैं और आकाश गंगाएं सजाती हैं नक्षत्रों का तोरण। इस राग के समय में हमारे दुखों के ढेरों प्रहर बीतते हैं। सुनहरी और लाल रंग में रंगी हुई सूर्योदय की उज्जवल इबारत की तरह दुख हर नई लय के साथ थोड़ा गाढ़ा होता जाता है, थोड़ा ज्यादा सुनहरा। सूर्योदय की उज्जवल इबारत की तरह दुख हर नई लय के साथ थोड़ा गाढ़ा होता जाता है, थोड़ा ज्यादा सुनहरा। श्रीमंतों, गुड़ीजनों और रसिकों के दायरों से अलग अपनी छोटी कामना का सपना पाले हुई एक हतप्रभ चिड़िया भी इसके सुरों को पहचानती है और फूलों से रंग लेकर इसमें भरती है। इस राग का निर्मल पानी बचाता रहता है, हमेशा प्यास में दर बदर भटकने से हमें अनिश्चय की अंतहीन बावड़ी की ओर जाने से रोकती है इसकी अति कोमल आवाज। ये हमारे अपनों के बीच का राग है, ये हमारे अपनों के बीच का राग है, चिड़ियों की वत्सल लय से भरा और एक स्त्री की करुण पुकार से गूंजता हुआ। शताब्दियों पहले प्रेम में धोखा हुआ था जिसे, और जो चली गई थी जंगलों तक पैदल, आरोह अवरोह की सीढ़ियां लांघकर, प्रेम में पागल अपने हिस्से का दुख बटोरने। राग गुर्जरी तोड़ी से बात करो,
तब जाकर पता लगता है प्रेम के वैभव का बखान करने वाले इस राग के घराने में बहादुरी, विलासखानी, सहेली और मियाँ की तोड़ी पहले से ही मौजूद है और अपने अपने ढंग से धुलने में लगी हैं हमारे दुखों की मैली चादर को। वे जानती हैं हमारे असफल प्रेम कथाओं के ब्यौरे और हमसे अनजाने ही छूट गए आत्मीय जनों के पते। दिन के सहज स्थापत्य में इस राग का होना हमें बताता है दिन का आरंभ ही जीवन का आरंभ है। नए सिरे से शुरू की जा सकती है ये दुनिया। एक बार फिर हमारे गाढ़े सुनहरे दुख की तरह दिन आरंभ प्रेम के साथ हो सकता है। जी अर्पण जी। जी बिल्कुल, स्वागत। अच्छा लग रहा है आपको इन कविताओं के साथ अपने बीच पाना। और मित्रों, यतीन्द्र मिश्र जी नवीनतम अपने कविता संग्रह विभास से कुछ कविताएं सुना रहे थे और अभी जो कविता राग गुर्जरी तोड़ी सुनाई, यह अभी किसी संग्रह में नहीं है। तो अब हम हाल से कुछ पीछे की ओर चलते हैं, कुछ विगत की ओर चलते हैं। उनके विभास से पहले के संग्रह ड्योढ़ी पर आलाप से कुछ कविताएं सुनते हैं। इसी क्रम को लेते हैं। ड्योढ़ी पर आलाप संगीत कहीं न कहीं यतीन्द्र मिश्र के कवि को एक खास तरह का स्वर, एक खास तरह की लय, एक खास तरह की भावभंगिमा भी प्रदान करता है। इसे हम लगातार देख रहे हैं। संगीत की गोष्ठी, उनका सानिध्य उनके कवि को बिल्कुल कुछ अनूठे स्वरों से भरता भी है। तो आइए मित्रों, अब ड्योढ़ी पर आलाप से उनकी कुछ एक कविताएं सुनते हैं। विकल्प एक कविता है ड्योढ़ी पर आलाप में। मुसीबत के वक्त हम क्या करेंगे, दरवेशों का किस्सा हमारे काम नहीं आएगा, निरुपाय धरा रह जाएगा धर्म का पाठ। महिवाल को ढूंढती सोहनी कच्चा घड़ा लिए चिनाब में उतर जाएगी। अपनी सारी उदारता समेटे सूरज चला जाएगा दूसरी पृथ्वी की खोज में। परियां हमारी नींदों के सिरहाने आने से कतराएंगी। हमारी धमनियों में रक्त को ठंडा करती हुई गिरेगी चंद्रमा की बर्फ। अंधेरे में खरगोश की आंखों की तरह अचानक गुम हो जाएगी सबसे प्यारी स्मृति। जब कभी प्रेम के बरक्स ये दुनिया, जब कभी प्रेम के बरक्स ये दुनिया सुंदर चीजों के विकल्प में बदलती नजर आएगी, ये तय कर पाना मुश्किल होगा मुसीबत के वक्त हम क्या करेंगे। एक कविता है कछुआ और खरगोश, ईसप की दंत कथा पर ये कविता है कछुआ और खरगोश। मुझे ही सरपट दौड़ना है बार बार हर दंत कथा और इतिहास में, कहता खरगोश साथ में खड़े कछुए से। मुझे ही सरपट दौड़ना है बार बार हर दंत कथा और इतिहास में, कहता खरगोश साथ में खड़े कछुए से। कछुआ जो पृथ्वी के आखिरी छोर पर दम साधे पीछे है खड़ा, कभी भी नहीं करता कोई प्रतिवाद समय से आगे चलने वाले खरगोश से। दोनों की ऐतिहासिक दौड़ होती है जितनी बार किसी भी युग में, हर बार एक नया ढंग मिलता है हार और जीत के विमर्श को। कछुए की शक्ल में धीरज घिसटता दिखता है हमेशा पीछे की ओर। कछुए की शक्ल में धीरज घिसटता दिखता है हमेशा पीछे की ओर। गर्व और चंचलता फुदकती रहती सदैव आगे जाने को व्यग्र तत्पर। फिर भी बचा रहता है जब तक हमारे संयम के खाते में मनुष्यता का पाठ। फिर भी बचा रहता है जब तक हमारे संयम के खाते में मनुष्यता का पाठ। कहाँ ठहर पाता है खरगोश धैर्य के असंभव रास्ते में कछुए के आगे। जी, मुझे लगता है इतनी कविताएं आप ना पढ़ाएं कि आपके जो सब मित्र यार हैं वो भाग जाएं। अयोध्या तथा अन्य कविताओं से एक और पढ़ देता हूं बस। जी और जी। मुझे लगता है कि ये मेरी नहीं, सबसे शुरुआती कविता। जी, पहले संग्रह, जी, पहला संग्रह भी अगर पास में हो, यदा पास कदा। में नहीं है, यदा कदा नहीं है मेरे पास, मैं आज ढूंढ रहा था तो जी अयोध्या से सुना दे रहा हूं आपको एक कविता। ये मेरी बहुत जी पसंद की कविता है।
और बहुत जी शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उत्तर प्रदेश एक पत्रिका आती थी, लीलाधर जगूड़ी जी संपादक होते थे। तो मेरी पहली किताब कविताएं उत्तर प्रदेश में छपी थी, पहले कादम्बरी में छपी थी, वो नवांकुर जैसी कुछ में, फिर प्रॉपर एक कवि के तौर पर जगूड़ी जी ने मुझे छापा था, और वो उत्तर प्रदेश में छपी और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि कविता लिखते रहना, तो वो स्मृति है मेरे मन में। तो ये कविता उन्होंने छापी थी। ये बात होगी 1995 की। आज से कितना समय हो गया, काफी समय बीत गया। झील, पानी, पत्ता और आदमी। जी 28 वर्ष के आसपास। जी जी। जी झील, पानी, पत्ता और आदमी। झील में जी झील के साहब। रचनात्मक जी झील में झील के रचनात्मक ठहराव को तोड़ता हुआ सहसा गिरता है एक पत्ता। झील में झील के रचनात्मक ठहराव को तोड़ता हुआ सहसा गिरता है एक पत्ता। पानी पर कांपता है पत्ता, पत्ते के नीचे कांप रही झील। झील के ऊपर हवा कांपती हुई, हवा के साथ साथ पानी। पानी में कांपता आसमान दिखाई देता है, आसमान में सूर्य कांपता हुआ, कांपती हुई तितलियां, आगे बढ़ रहे चिड़ियों के झुंड कांपते हैं। पानी पर कांपता है पत्ता, पत्ते के नीचे कांप रही झील, झील के ऊपर हवा कांपती हुई, हवा के साथ साथ पानी। पानी में कांपता आसमान दिखाई देता है, आसमान में सूर्य कांपता हुआ, कांपती हुई तितलियां, आगे बढ़ रहे चिड़ियों के झुंड कांपते हैं। हर चीज एक दूसरे के साथ, हर चीज एक दूसरे के लिए कांपती हुई। क्या बात। और भी कुछ एक कविताएं सुनाएं, लेकिन उसके पूर्व चूंकि आप बेहद महत्वपूर्ण कवि कुंवर नारायण जी के साथ भी आपने काफी समय गुजारा है, उनके जी साथ आप रहे हैं, और कविता यात्रा में कहीं न कहीं उनका भी जो संसर्ग है उससे आप बेहद प्रभावित होते रहे। तो इस अवसर पर कुछ उनसे जुड़ी भी कुछ बातचीत, या यह अब बताएं कि हाँ, आपके कवि को वे किस तरह से मतलब एक और करते हैं टटोल। बहुत हाँ जी। अच्छी बात आपने कही है अर्पण जी, और मैं अक्सर याद करता हूँ कुंवर जी तो पिता तुल्य रहे। मैंने एमए की पढ़ाई उनके घर में, महानगर के घर में रह के की, वहीं से एग्जाम देता था। तो मास्टर्स करते हुए जो 2 साल मैं उनके घर रहा हूँ, वो मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा संबल है। कुंवर नारायण जी को पढ़ते हुए जो मैंने सबसे ज्यादा उनको जीवन को समझते हुए देखा, धैर्य की साधना। किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई व्यामोह नहीं। अपना काम करो, बढ़िया से करो, और खुद से उसमें डूबो उतराओ, अपनी कमियां ढूंढो और उसको बेहतर करने की काम करो। समय लगेगा पहचान बनाने के लिए, मशहूर होने के लिए साहित्य सृजन नहीं होता। वो आता है तो साहित्य सृजन को एक ताकत मिलती है, आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है। लेकिन मैंने कुंवर जी को देखा कि अपना सब काम करने के बाद अपने प्रसिद्धि या अपने कलम या अपनी शख्सियत से बेनियाज रहते थे। फर्क ही नहीं पड़ता क्या फर्क कि क्या हो रहा है। तो जो ये बेनियाजी थी वो मुझे बहुत पसंद आई, कम उम्र में मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं ये कहने की हिमाकत नहीं कर सकता कि वो मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको साधने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अच्छा लिख रहा है, तमाम तरह के लोग कितनी चीजें लिख रहे हैं, आज सोशल मीडिया से भी चीजें पता लगती हैं। और जरूरी नहीं कि जो आपके पसंद का विषय है उसी को पढ़ा जाए। जो जिस सब्जेक्ट में आपकी गति नहीं है आप उसमें भी जाइए, उसको पढ़िए, सीखिए, और ये जानने की कोशिश करिए कि आपके वरिष्ठ, आपके समवयसी, आपके जो परवर्ती, जो आपके जूनियर्स हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सीख मुझे कुंवर जी से मिली, ये सीख मुझे निर्मल वर्मा जी से मिली, ये सीख कुछ परिवार से आई। गिरिजा देवी जी का मैं शिष्य रहा और उनके पास बैठता था, 20 साल की उम्र में मैंने उन पे किताब लिखी। शास्त्रीय संगीत में एक पद आता है विलंबित ख्याल। एक ही 4 लाइनों को, पूरे ख्याल को विलंब विलंब से लंबा लंबे टेम्पो में गाना, घंटे तक उसका आवर्तन भरना। तो वो जो एक विलंबित लय की जो साधना है, वो संगीत सुनते हुए, इन लोगों के सानिध्य में रहते हुए आई। इसने मेरा मानस जो है वो थोड़ा सा बड़ा किया, और मैं खुशनसीब हूं कि कुंवर नारायण जी मेरी जिंदगी में थे, प्यार करते थे, बेटे की तरह प्यार करते थे, और मैं कुछ कर पाया हूं या उनके रास्ते पे चल पाया हूं तो उसे अपनी खुशनसीबी मानता हूं। एक कविता सुना दे रहा हूं।
ये कविता, वही कविता मैंने खोली है जो कुंवर जी को बहुत पसंद थी। एक शब्द के लिए, ये ड्योढ़ी पर आलाप संग्रह से है, कुंवर जी इसकी चर्चा करते थे। जी। एक शब्द के लिए, पंचरंगी है मेरी चुनरी, इसे प्रियतम के लिए मैंने बड़े जतन से संवारा है। ये दरअसल ये कविता एक लोकगीत के ऊपर प्रेरित है। एक लोकगीत कभी सुना था अपनी दादी से, तो मुझे लगा कि ये अगर ये समकालीन कविता में कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा। पचरंगी है मेरी चुनरी, इसे प्रियतम के लिए मैंने बड़े जतन से संवारा है। सूरज और चंद्रमा की बांधनी से ये हुई जाती सुनहली रुपहली। सूरज और चंद्रमा की बांधनी से ये हुई जाती सुनहली रुपहली। मेरी लाज का पानी दमकता है झलमल इसमें। मेरी लाज का पानी दमकता है झलमल इसमें। मैं इसे वाह। ओढ़ती हूँ, मैं इसे ओढ़ती हूँ जैसे सूरज चंद्रमा ये पूरी पृथ्वी ओढ़ती हूँ। मैं इसे ओढ़ती हूँ जैसे सूरज चंद्रमा ये पूरी पृथ्वी ओढ़ती हूँ। जैसे प्रेम इस एक शब्द के लिए ढेरों अर्थ ओढ़ती हूँ। क्या बात। जी जी बिल्कुल। और देखिए वही कितनी आपकी बेहद चर्चित कविता है, तानसेन के बहाने। जी अगर उसकी कुछ एक पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ और मैं चाहूंगा कि पूरी कविता आप पढ़ें, लोगों को जी अच्छा लगेगा। बेहद जी, शानदार कविता। और किस आपको तरह पसंद आपने है मुझे। जी किस तरह यतीन्द्र मिश्र अपनी कविताओं में सभ्यता समीक्षा की भी बात अ, अनायास संभवतः कर लेते हैं, यह भी उल्लेखनीय है। अपने एक आलेख यतीन्द्र मिश्र कविता में सभ्यता समीक्षा में कुमार मुकुल जी इस ओर चर्चा करते हैं। वे लिखते हैं और यतीन्द्र जी की कुछ एक कविताओं का मतलब हवाला देते हैं। मसलन हड़प्पा, कजरी, पाग, लंगड़ा आम, ढोल, पत्थर, अष्टपदी। और इन कविताओं के माध्यम से कुमार मुकुल जी लिखते हैं कि इन कविताओं को हम इस संदर्भ में देख सकते हैं जहां कवि का रवैया एक सभ्यता समीक्षक का रवैया है। ऐसे में जब भूमंडलीकरण की रौ में तमाम विमर्शों का अंत होता जा रहा है, ये समीक्षाएं जैसे कुछ जरूरी तथ्यों को भविष्य के लिए बचाकर रखने का काम करेंगी। अनकोट। तो कैसे कवि मित्रों गाहे बगाहे, सायास अनायास अपने तई उन सब बातों को, उन सब अनुभवों को, उन दंत कथाओं को अपनी कविताओं में लाता है। और उससे जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जिसकी हजारों वर्षों की यात्रा है, वह भी कविता में अपने तई समृद्ध होती है। और जब हम निराशा में होते हैं या जब हम बिल्कुल बाजारवाद के आगोश में छटपटाने लगते हैं उसकी बाजुओं में, तब ऐसी कविताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हम ठहरते हैं। जिस धैर्य की बात अभी यतीन्द्र मिश्र जी कर रहे थे, यह धैर्य भी कुछ ऐसा ही धैर्य है। कविता के पास, संगीत के पास, नृत्य के पास लौटने की जरूरत आज कितनी बढ़ती जा रही है, हम इसे भी समझ सकते हैं जब हम एक छत के नीचे भी दूरियों के शिकार हो रहे हैं। मैं तानसेन के बहाने के कवि को इस कविता के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। उनकी ही इन कुछ एक पंक्तियों के साथ यतीन्द्र लिखते हैं, यह जानते हुए कि बादशाहों के महलों से दूर भी एक सल्तनत हुआ करती है, जहां कोई अकबर सादे लिबास में जाता है और एक दीवानी मीरा की आवाज के सदके में चुपचाप अपना सिर नवाता है। तो हम स्वयं कवि से यह पूरी कविता सुनते हैं। जी स्वागत। बहुत धन्यवाद। आप जान के ये कैसी एक वो है, जैसे कहें कि कोइंसिडेंस। आवाज सही आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी आपको आवाज ठीक है? मैंने ये जी कविता लगा के रखी थी कि आपको सुनाऊंगा। कि जी अगर मैंने गुजरी तोड़ी सुना दी तो इसलिए तानसेन छोड़ दिया था। जी, तानसेन के बहाने। नहीं रहा आलम पनाह का हुजूर दरबार,
और वहां मौजूद तख्त-ए-ताउस में जड़े बसरा दोआब के मोती, दीन इलाही भी समय की ओट हुआ। नहीं रहा आलम पनाह का हुजूर दरबार, और वहां मौजूद तख्त-ए-ताउस में जड़े बसरा दोआब के मोती, दीन इलाही भी समय की ओट हुआ। भूल गई दुनिया बादशाहत और रंग महल की पर्दादारी, मगर इतिहास में आज भी गूंजती वो रागिनी, किसी कलंदर फकीर की दुआ की तरह। तानसेन का निराला संगीत जवाब मांगता है हमसे, स्वामी हरिदास की कृपा को याद रखे या करीम परवरदिगार को भूल जाए। तानसेन का निराला संगीत जवाब मांगता है हमसे, स्वामी हरिदास की कृपा को याद रखे या करीम परवरदिगार को भूल जाए। ये एक बात इतिहास को मायने देती है कि अकबर को याद करना दरअसल तानसेन रहीम के बहाने संगीत और कविता को याद करना है। दमक उठती आज भी कविता में उन महफिलों में सदा रोशन रहने वाली नौरोज की शमा, जब उसे मालूम पड़ता उस्तादों के रियाज की नजीरें नहीं मानती फर्क कि सजदे में सिर किधर किस दिशा में झुकता है, कि सजदे में दमक उठता, हाँ सॉरी, कि सजदे में सिर किधर किस दिशा में झुकता है, कि दिल से निकली आवाज में हिंदू मुस्लिम का मतलब अलग अलग होता है, और अज़ादारी हो या महफिलों की रंगदारी, सभी में होने वाली रागदारी का मिजाज एक कलाकार ही तय करता। इतिहास के सुनहरे हरफों में मौजूद भाषा और सुर की तमीज को परखते हुए तानसेन को याद करना सुकून देता है, ये जानते हुए कि बादशाहों के महलों से दूर भी एक सल्तनत हुआ करती है, एक साम्राज्य का खजाना बिखरा रहता है, जहां कोई अकबर सादे लिबास में जाता है और एक दीवानी मीरा की आवाज के सदके में चुपचाप अपना सिर नवाता है। क्या बात है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह जो यतीन्द्र मिश्र जी की कविताओं में ये सभी स्वर अपने आप आते हैं और किस गहराई किस शिद्दत के साथ आते हैं। कबीर की बात उन्होंने की, उससे जुड़े संग्रह जो विभास है उससे भी कविताएं सुनाई। उसी में एक कविता है जुलाहों के घर का पता, उसकी कुछ जुलाहों के घर का पता कि जीवन को घेरने के लिए बनने वाले घरों की पहली ईंट जिस भाषा के गारे से बनकर आती है, उसकी असमाप्त व्याप्ति की गूंज में, उसकी असमाप्त व्याप्ति की गूंज में जुलाहों के घर का पता मिलता है। और आज जब हम लोगों ने अयोध्या की बात की और उस पर भी अयोध्या और तमाम दूसरे जो कई जो दूसरे हमारी जो अपनी गंगा जमनी तहजीब है उसको तोड़ने वाली जो घटनाएं हुई, उसकी भी ऐसी कई कविताएं यतीन्द्र जी के यहाँ हैं। एक कविता है जिसमें वे मगहर, अयोध्या और बनारस को एक साथ याद करते हैं। क्यों नहीं उस कविता को भी सुने, अगर आपके पास हो वह कविता तो अच्छा हो। कुछ एक कविताएं और सुनते हैं। मुझे लगता है कि कविताएं खूब सुना दी मैंने, ये इस कविता को अंतिम कविता रखी है पाठ के तौर पे, ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। काशी, मगहर और अयोध्या जी विभास से है ये कविता। काशी, मगहर और अयोध्या कुछ अलग से नगर हैं सब, काशी, मगहर और अयोध्या कुछ अलग से नगर हैं सब, यहाँ मन का कपास रंगा जाता है। आस्था के भार से लंदफंद इन नगरों के जीर्ण पुरातन मंदिरों में चढ़ने वाली ढेरों फूल मालाएं भी खिला नहीं पाती, थकान से बोझिल हुआ जाता एक भी चेहरा। फिर भी खींचती हुई सनातनता से काशी, मगहर और अयोध्या कुछ न कुछ रंगते रहते हैं, चाहे मन हो या आदमी का चोला। घंटियां, गंगा जली, फूलों से सजी डलियां और ललाट पर चंदन सजाई मूर्तियां भी कहाँ समझा पाती हैं किसी सरफिरे बावरे या अवधूत को, जब वो पूछना चाहता है मगहर में मरकर भी जीवन का कौन सा रंग बचा रह जाता है, जबकि काशी, अयोध्या और मगहर में मन का कपास रंगा जाता है। वाह। और यह भी संयोग देखिए कि मैं भी
जब विभास लिख रहा था तो जयपुर में था, और जब इन कविताओं को आपसे प्रत्यक्ष सुन रहा हूं तो मगहर से ठीक पास गोरखपुर में इन दिनों आ गया अरे हूं। क्या बात। तो नहीं मित्रों, नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अर्पण जी। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि किन लोगों ने सुना, किन ने नहीं सुना, लेकिन आपने जिस प्यार से और मेरे जन्मदिन के दिन से आप लगातार कि यतीन्द्र आ जाओ, तो उस दिन मुझे बहुत गहरा संकोच हो रहा था कि आज जन्मदिन के दिन क्या मैं आकर के अपनी कविता प्रदर्शन करूं। फिर जब आपका इसरार और इतना प्यार था तो मैंने कहा नहीं, अर्पण भाई के लिए जरूर जरूर आना है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कविता पाठ के लिए मुझे याद किया, और मैं अपनी कविताओं को पढ़ रहा हूँ। पिछले 5-7 सालों में मुझे कविता पाठ के लिए नहीं बुलाया गया। जी जी, आज तो खैर चूंकि आज आप व्यस्त भी हैं और समय भी थोड़ा कम रहा, लेकिन कभी और किसी अवसर पर हम लोग इसको और कुछ और ज्यादा कविताएं सुनेंगे। जो कई कविताएं ऐसी रह गई, एक बेहद खास कविता है मित्रों यतीन्द्र मिश्र जी की, राजस्थान के लोक वाद्य रावण हत्था पर, कभी उसको भी सुनेंगे। और जिस तरह से आज इन्होंने काशी, मगहर और अयोध्या के प्रति अपनी जो उनकी निजी दृष्टि है और जो अवलोकन है, वर्तमान के साथ जो उनका अपना उनकी जो अपनी संपृक्ति है, उसे भी हम, उसके टोन को भी हम यहाँ समझ पाते हैं। कबीर जहां जन्म लिए बनारस, जहां उनकी मृत्यु हुई मगहर, कैसे वे सभी तत्व, वे सभी स्थल इनकी कविताओं में आते हैं। जिन प्रत्ययों की बात अभी एक कविता पढ़ते हुए यतीन्द्र कर भी रहे थे, तो कबीर ने अपनी कविताओं में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया, वर्तमान संदर्भों में यतीन्द्र मिश्र कैसे उनका इस्तेमाल करते हुए आज की समस्या को, आज की जो सामाजिक चेतना है, उसकी जो जरूरत है, उस पर बल देते हैं। जिस तरह से जीवन की उलझन को कबीर सुलझाते हैं और बिल्कुल सरल से दिखते प्रतीकों में जीव और ब्रह्म, जीवन और जीवनेतर के जिन गूढ़ तत्वों को अभिव्यक्त करते हैं, कबीर जिनमें आज भी जिंदा हैं और जिनकी जीवन शैली के अभिन्न हिस्से हैं, यतीन्द्र अपनी ऐसी कविताओं के माध्यम से एक अनूठी काव्य यात्रा तय करते हैं। और विभास संग्रह इस अर्थ में कुछ बेहद खास हो उठता है। आज की यह कड़ी हम लोग यहीं पर इस कड़ी को विराम देते हैं। अच्छा लगा कि एक रचनाकार को हम उसके जन्मदिन के बहाने यहाँ पर ला सके, और यह एक बहाना ही होता है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसकी रचनाओं को सुनने का एक अपना मोह होता है। तो हम लोगों की ही खातिर यतीन्द्र जी ने आज समय निकाला। अच्छा लगा कि आज हम लोग कुछ एक कविताएं सुन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। आपके श्रोताओं को, पाठकों को, सबको नमस्कार, सबको रामनवमी की बहुत बधाई और दुर्गा नवमी की बधाई। और मैं ये कहूंगा कि मैंने जो कविताएं पढ़ी हैं, जब आप इसको दोबारा से सुनेंगे जाके तो लगेगा कि मुझसे ज्यादा अच्छे से मेरी कविताओं को अर्पण ने पढ़ के सुनाया है। तो अरे अर्पण जी नहीं, का भी बहुत ऐसा नहीं बहुत कहें। बहुत बहुत आप आभार, आप सबका शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जरूर नमस्कार। जरूर जरूर, जी नमस्कार। नमस्कार।